सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ पे। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन के बारे में। ये है रेप्लिकेशन पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या कवर करेंगे? हम बेसिक्स जितने भी हैं रेप्लिकेशन के, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, ओके, मॉडल्स कौन कौन से हैं रेप्लिकेशन के दिए गए, एक्सपेरिमेंट क्या रहा, रेप्लिकॉन क्या है, फिर एंजाइम कौन कौन से आते हैं रेप्लिकेशन में, तो ये सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोई डाउट आता है तो अपना डाउट जो है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पहले ही बोल दे रही हूँ आपको, तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से। डीएनए एप्लीकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डीएनए जो है अपना कॉपी बनाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है। अब क्यों डीएनए अपना कॉपी बनाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डीएनए का अपना कॉपी बनाना? ताकि आगे जब डिवीजन हो रहा है ना और नई डॉटर सेल्स आएंगी, उनको भी अपना अपना हिस्सा मिल सके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो ट्रांसमिट तभी हो पाएगा जब उसका दूसरी भी कॉपी मौजूद होगी, तभी वो नई डॉटर सेल्स में जा पाएगा। So DNA double itself to quantify the cell splitting during the mitosis or meiosis। तो इसीलिए डीएनए खुद को डबल करता है ताकि माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो नई डॉटर सेल्स बन रही हैं उनको भी डीएनए मिल सके। रेप्लिकेशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस एज वेल। इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब क्यों सेमी कंजर्वेटिव है ये तो आप यहाँ जान लेंगे, लेकिन क्यों सेमी डिसकंटिन्यूअस है ये आप आगे जानेंगे। लेकिन फिर भी बता देती हूँ, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली बनेगा, एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअसली बनेगा। इसीलिए डीएनए एप्लीकेशन जो है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। This process is known as semi-conservative replication because two species of the original DNA molecule are produced. Each copy contains one original strand and one न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। इस प्रोसेस में क्या होता है डीएनए एप्लीकेशन में कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसकी आगे दो नई कॉपीज बनेंगी, और जो दो नई कॉपीज बनी हैं उनमें एक तो पुराना ही डीएनए होगा, पुराना ही स्ट्रैंड होगा, लेकिन एक स्ट्रैंड नया बना होगा। इसीलिए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। हालांकि रेप्लिकेशन के लिए 3 मॉडल्स दिए गए थे: कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया कि डीएनए बिल्कुल पूरा का पूरा कंजर्व्ड रहता है और उसकी एक नई कॉपी बन जाती है एज इट इज। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल था। ठीक, फिर आता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या है, कहते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। देखिए टुकड़े हैं ना ये, फिर हर एक टुकड़ा अपनी कॉपी बनाता है और रैंडमली जो है वो 2 डबल हेलिक्स में फॉर्म हो जाता है। मतलब 2 डीएनए बन जाएंगे, कॉपी तो बनी ही है, ठीक है, कॉपी बनी ही है और वो कैसे भी रैंडमली जुड़ेगा, और डिस्पर्सिव मॉडल ये बोलता है कि इस तरह से डीएनए बन जाएगा। फिर आता है सबसे अप्रोप्रिएट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, फिर नया एक स्ट्रैंड बनता है। तो ये एक स्ट्रैंड तो कंजर्व रहा, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया बना, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। कंजर्वेटिव में क्या था कि एक बिल्कुल कंजर्व था ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कंजर्व है, यहाँ पूरा का पूरा डीएनए कंजर्व था। यू गेट इट नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव मॉडल एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के लिए जो आपको एविडेंसेस प्रोवाइड किए वो मिशेल्सन एंड स्टॉल ने दिए थे। देखिए ये पेरेंट डीएनए है ब्लू कलर में, न्यू डीएनए है रेड कलर में।
तो देखिए N15 जो था वो N15 मीडियम में पहले हैवी डीएनए है, मतलब डीएनए जो है वो हैवी डीएनए है। दिस इज इन ब्लू कलर। तो ये नीचे नीचे आएगा, सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है ना। फिर लाइट डीएनए में अगली जनरेशन्स जो हैं कहाँ ग्रो करवाई गई, लाइट डीएनए में। इस डीएनए को कहाँ डाल दिया गया, लाइट मतलब लाइट नाइट्रोजन का आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया गया। फिर स्पिन कराया गया तो देखा गया कि एक स्ट्रैंड जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, लेकिन एक लाइट मीडियम वाला नया स्ट्रैंड आया है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको सेकेंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेमी कंजर्वेटिव पे हम ध्यान देंगे, डिस्पर्सिव में एज वेल हम ध्यान नहीं देंगे। देखिए हालांकि अगर ये तीनों के लिए प्रिडिक्शंस देखी जा रही थी कि फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, है ना। तो सेकेंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए था, रिजल्ट आना चाहिए था एक लाइट होना चाहिए था बिल्कुल, और एक बिल्कुल हैवी होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव है ना, बिल्कुल हैवी, एक तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा हैवी, और एक कैसा रहेगा, लाइट रहेगा। सेमी कंजर्वेटिव में हाँ वो मीडियम में आना था, क्योंकि एक जो है वो कौन सा है, पेरेंट स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है। डिस्पर्सिव में भी ये रिजल्ट हमको मिल सकता था। तो कॉन्जर्वेटिव तो यहीं पे फेल हो गया। फिर बात आगे चलती है सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव पे। फर्दर अगली जनरेशन के लिए भी N14 मीडियम में ही जो है डीएनए ग्रो करेगा, डीएनए मतलब अपना रेप्लिकेशन करेगा, आगे वही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, यहाँ पे फिर से क्या देखा गया कि यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रैंड होंगे, दो रेड आपको कलर में स्ट्रैंड दिखाई देंगे, मतलब N14 वाले स्ट्रैंड और दो N15 वाले स्ट्रैंड, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव है इसीलिए तो, और N14 मीडियम में है इसीलिए N14, तो दूसरा भी आ गया N14, यहाँ N14 तो यहाँ भी क्या आ गया N14। एक N15 था यहाँ, तो एक क्या आएगा N14, एक N15 था तो क्या आएगा N14। याद रखिएगा आपके पास चाहे जितने मर्जी आगे बोल दिए जाएं, कितने भी आएंगे, आपके पास दो ही जो हैं वो अलग अलग तरह के डीएनए आपको दिखाई देंगे, बाकी सेम तरह के ही दिखाई देंगे। अगर N14 मीडियम में ही आगे 2-3 जनरेशन और भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो सिर्फ दो जो हैं डीएनए आपको अलग अलग दिखाई देंगे और बाकी के सारे सेम ही होंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट जो डिस्पर्सिव के अकॉर्डिंग आता वो फिर से अगेन ऐसा आता, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें तो सबके लिए तो आधा आधा होना है, सबके फ्रेगमेंट्स हो जाने हैं और रैंडमली मैच करना है। तो रिजल्ट ये नहीं आया, रिजल्ट इस तरह से था जिसमें दो लाइट, आधा हमारे पास डीएनए लाइट है और आधा जो है वो कैसा है, मीडियम जैसा है। तो मिशेल्सन एंड स्टॉल ने इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज अ सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस एंड नॉट कॉन्जर्वेटिव और डिस्पर्सिव वन। ओके, तो रैप्लिकॉन क्या होता है, रैप्लिकेशन में सबसे पहले समझते हैं कि रैप्लिकॉन क्या होता है। ओके, तो रैप्लिकॉन इज अ यूनिट ऑफ जीनोम इन विच डीएनए इज रेप्लिकेटेड, मतलब वो यूनिट एग्जैक्टली डीएनए का जिसकी कॉपिंग हो रही है, जिस यूनिट में रेप्लिकेशन हो रही है, उसी को रैप्लिकॉन कहा जाता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सिस्ट्रॉन क्या होता है। आपने पिछली बार मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बताइए सिस्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। आपके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ मैं, ज़रूर कुछ टाइम में आपको रिप्लाई मिलेंगे अपने जितने भी आपकी क्वेरीज हैं और जितने भी आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। रैप्लिकॉन जीनोम का वो यूनिट होता है जो रैप्लिकेट करता है, फाइन। हर एक रैप्लिकॉन में ईच रैप्लिकॉन कंटेन्स एन ओरिजिन फॉर द इनिशिएशन ऑफ रैप्लिकेशन। जो भी रैप्लिकॉन है, देखिए जो भी यूनिट में रैप्लिकेशन होनी है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक ओरिजिन होगा फॉर इनिशिएशन ऑफ रैप्लिकेशन, कोई ना कोई जगह होगी, एक ओरिजिन होगा जहां से रैप्लिकेशन शुरू हो पाए। तो रैप्लिकॉन जो होता है वो सर्कुलर भी होता है, प्रोकैरियोटिक में हमको सर्कुलर ही देखने को मिलेगा, और लीनियर भी हो सकता है। अब डीएनए रैप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनली भी हो सकती है और यूनिडायरेक्शनल में भी हो सकती है। याद रखिएगा डीएनए रैप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल भी है और यूनिडायरेक्शनल भी है। प्रोकैरियोट्स में तो मोस्टली आपको बाई डायरेक्शनल ही रैप्लिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज द बाई डायरेक्शनल। ओके, देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मतलब हमें पता है कि बैक्टीरिया का जो
होल जीनोम है वो यूकेरियोट के एक क्रोमोसोम के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब कि पूरा जो भी जीनोम है वो एक सिंगल रैप्लिकॉन होता है उसके पास, दैट एक्ट एज अ सिंगल रैप्लिकॉन। मतलब बैक्टीरियल का क्रोमोसोम के पास इट हैज एक्चुअली अ सिंगल रैप्लिकॉन, मतलब बैक्टीरियम जो क्रोमोसोम है वो मोनोरैप्लॉनिक है। लेकिन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में बहुत सारे रैप्लिकॉन्स होते हैं, मतलब यूकेरियोटिक जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो मल्टी रैप्लॉनिक है। देखिए ये है प्रोकैरियोट्स, एक ही आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, एक ही रैप्लिकॉन भी होगा। मतलब आपके और यूकेरियोटिक जो है वो कैसा होगा, इसके पास बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, मल्टी रैप्लॉनिक रहेगा। रैप्लिकॉन के बारे में फर्दर हम बात करते हैं, लेकिन जानते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिस एक्टिंग सीक्वेंस, सिस एक्टिंग समझते हैं, एक डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब एक सीक्वेंस उसी स्ट्रैंड पे जो है काम करता है। इट इज अ सिस एक्टिंग सीक्वेंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो सिस एक्टिंग सीक्वेंस है, ठीक। यूकेरियोटिक डीएनए में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जिसको भी हम ओरिसी कहते हैं, ठीक है। ओराइसी की बात करते हैं तो उसमें 245 से 250 बेस पेयर्स तक डीएनए हो सकता है। और आईसी में 2 शॉर्ट मोटिव्स होते हैं, 9 मर्स मतलब 9 न्यूक्लियोटाइड होगा एक पे, और एक पे 13 मर्स मतलब 13 न्यूक्लियोटाइड होगा। जो मर्स का मतलब है ये मतलब न्यूक्लियोटाइड ही है, ओके। तो ये देखिए, ये जो है आपके पास ई कोलाई जो है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा और आईसी, वहाँ पे 2 मोटिव्स रहेंगे, 9 मर्स एंड 13 मर्स। अब डीएनए ए प्रोटीन जो है वो 9 मर्स के साथ बाइंड करता है, ध्यान दीजिए। डीएनए ए एक प्रोटीन आता है जो 9 मर्स के साथ बाइंड करता है और वहां पे अडेनिन थायमिन का मेल्टिंग करा देता है। मतलब यहां से अब अडेनिन थायमिन टूट रही हैं और जो डबल हेलिक्स है वो ओपन हो गया है और रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा, ठीक। रेप्लिकेशन जो है मतलब इनिशिएट करेगी, ठीक है। तो डीएनए ए प्रोटीन जो है बाइंड करती है 9 मर्स के साथ और लीड करती है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। जो हमारे पास और आईसी है, इट कंटेन्स 11 5 प्राइम to 3 prime GATC repeats that are methylated on adenine on both strands। दोनों स्ट्रैंड पे क्या होता है, GATC आपको एक 11 रिपीट्स देखने को मिलते हैं जो दोनों ही स्ट्रैंड पे मिथाइलेटेड होते हैं। डीएनए एप्लीकेशन जो है वो तभी हो सकती है, तभी पूरी तरह से इनिशिएट हो सकती है अगर डीएनए मिथाइलेटेड है, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो मिथाइलेटेड है। हेवी मिथाइलेटेड डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होती है। अभी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए आपने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और आईसी कहते हैं। उसके पास 2 शॉर्ट मोटिव्स होते हैं, एक पे 9 न्यूक्लियोटाइड है, एक पे 13 न्यूक्लियोटाइड है। 9 न्यूक्लियोटाइड पे आके डीएनए ए बाइंड करेगा, वहां पे अडेनिन थायमिन को ब्रेक करेगा और इनिशिएशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। दोनों जो स्ट्रैंड्स होंगे उन पे आपको GATC करके एक 11 रिपीट्स मिलेंगे, 11 रिपीट्स होंगे, ओके। तो GATC जो है उस पे क्या होगा, सब अडेनिन जो है दोनों स्ट्रैंड पे मिथाइलेटेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हेमी मिथाइलेटेड है तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगी। हेमी मिथाइलेटेड को पहले फुली मिथाइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट होना होता है, तभी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। फिर ARS क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये यीस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और आईसी बैक्टीरिया को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसी तरह से यीस्ट का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको हम ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब इस ARS की बात करें, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस की बात करें, तो उसमें एक A डोमेन होगा और एडिशनल एलिमेंट्स होंगे, एडिशनल डोमेन्स होंगे B1, B2 एंड B3। ARS में A डोमेन है और एडिशनल एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, ठीक है। A डोमेन जो है ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस है
जो अगेन 11 बेस पेयर का रिच इन अडेनिन थाइमिन, ठीक है। A domain is a consensus sequence of 11 base pair which is rich in adenine and thymine. कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंसेस जो जिसका मतलब जो इवोल्यूशनरी फिक्स्ड हो चुका है एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा सीक्वेंस जो है वो कॉन्सेंसस सीक्वेंस होता है। इसके बहुत सारे रिपीटेड यूनिट्स हमको देखने को मिलती हैं, ठीक। तो कॉन्सेंस जिसमें बहुत सारी मतलब रिपीटेड यूनिट्स होती हैं। तो ए डोमेन क्या है? कॉन्सेंसस सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी एक तरह से फिक्स्ड है। 11 बेस पेयर्स इसमें होते हैं और एडेनिन थाइमिन सबसे ज्यादा होगा। ओके, फिर एक ARS बाइंडिंग फैक्टर 1, ABF1 बोलेंगे। ARS बाइंडिंग फैक्टर 1 जो है वो बाइंड करता है B3 के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा? B3 के साथ, और इंड्यूस करेगा मेल्टिंग ऑफ DNA विद इन डोमेन B2। रिमेंबर, मेल्टिंग जो स्टार्ट होगी वो B2 में होगी, लेकिन B3 के साथ ARS ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बाइंडिंग फैक्टर 1 ABF1 जो है वो B3 डोमेन के साथ बाइंड करता है और मेल्टिंग काउस करेगा B2 में, ठीक। और ए जो हमारा जो हमारे पास A एंड B1 डोमेन है, A डोमेन है और B1 डोमेन है, ये दोनों डोमेन बाइंड करते हैं ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ। मतलब देखिए, मेल्टिंग हो गई, B3 ने ABF को लाया, B2 पे मेल्टिंग हो गई, A और B1 डोमेन ने जिम्मा लिया है ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स को अपने पास लाने का कि तुम आओ, हम तुम्हें बताते हैं भाई कि कहाँ से रेप्लिकेशन हो रही है। तो ऑरिजिन रेप्लिकेशन जो ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है वो A एंड B1 डोमेन के साथ बाइंड करता है, वही B3 जो है वो ARS बाइंडिंग फैक्टर 1 के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से B2 में क्या हो गया? मेल्टिंग हो गई, ठीक। ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है वो 6 पॉलीपेप्टाइड्स का होता है। इस तरह से देखिए, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आ गया, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया किसको? कॉम्प्लेक्स को, जहां भी आपका इनिशिएशन हो रहा है किस चीज का? रेप्लिकेशन का। वहीं B3 ने भी प्रोटीन्स लाई जो कि क्या कर रही हैं? B2 पे मेल्टिंग करवा रही हैं, मेल्टिंग हो गई, रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा, है ना। तो सबने ए डोमेन ने और एडिशनल एलिमेंट्स ने अपना काम कर दिया। अब एक CDC6 प्रोटीन होती है जिसके पास ATPase एक्टिविटी होती है। ये CDC6 प्रोटीन जो है ये बाइंड करती है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, और रिक्रूट करती है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन्स को, MCM प्रोटीन्स को रिक्रूट करती है। अब MCM जो है हेलिकेज की तरह काम करेगा और DNA की अनबाइंडिंग कर देगा। देखिए फिर से एक बार समझा देती हूँ। B3 डोमेन ABF1 को लेके आया, ABF1 ने B2 पे मेल्टिंग कर दी, हो गई जी। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या हो सकता है? रेप्लिकेशन शुरू हो सकती है, ठीक। फिर वहीं पे ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड किया A डोमेन एंड B1 डोमेन के साथ। ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सी प्रोटीन बाइंड कर रही थी? CD6 प्रोटीन बाइंड कर रही थी, और इस प्रोटीन के पास थी ATPase एक्टिविटी। DNA हेलिक्स तो मेल्ट हो चुका है, खुल गया है, तो खुलने के बाद CDC6 प्रोटीन जो कि ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी थी G1 फेज में, उसने MCM को लाया, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन्स को लाया, और वो मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस ने काम किया हेलिकेज की तरह, DNA को अनबाइंड कर दिया। अब अनबाइंड कर दिया, आगे तो प्राइमर जुड़ेगा और DNA का इलोंगेशन शुरू होगा DNA पॉलीमरेज के थ्रू। समझ गए अब आप इतना पूरा? तो CDC6 प्रोटीन जो है आफ्टर इनिशिएशन जब हो गया रेप्लिकेशन का, तो ये डिग्रेड हो जाती है, खत्म हो गई ये प्रोटीन अब, ठीक है। क्यों? ताकि दोबारा कहीं इनिशिएशन ना कर दे रेप्लिकेशन का, ठीक है। फिर रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन होता है, ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको रेप्लिकेशन के ओरिजिन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन ओरिजिन्स कंटेन शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस। जैसा कि आपने ORIC में भी देखा, आपको शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसेस मिले 9 मर्ज का, 13 मर्ज का। वहीं आपने इसमें A डोमेन देखा, और ऑटोनोमसली जो आपका ARS कॉम्प्लेक्स था उसमें आपने कौन सा देखा? A डोमेन देखा, उसमें भी आपको 11 बेस पेयर्स का रिपीट्स मिल रहा था, ठीक है।
और ये सारे जो थे, these sequences are recognized by multimeric origin binding proteins which help in assembling enzymes responsible for DNA replication such as DNA polymerase. अब ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं इनको पहचानेगी कौन? कुछ बाइंडिंग मल्टीमेरिक ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो पहचानेंगी। फिर वो प्रोटीन्स हेल्प करेंगी कि उन एंजाइम्स को लाया जाए जो कि डीएनए पॉलीमरेशन के डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज। और एक और खास बात आपने क्या नोटिस करी होगी कि जितने भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हैं वो यूजुअली अडेनिन थायमिन रिच हैं। अब अडेनिन थायमिन रिच क्यों हैं आप जानते हैं, पिछले लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अडेनाइन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है वो थायमिन से बाइंड करता है। तो ज्यादा एनर्जी किसको तोड़ने में लगेगी? ग्वानिन साइटोसिन के बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए अडेनिन थायमिन यूजुअली वहां पे होता है ताकि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड हो अडेनिन थायमिन को तोड़ने के लिए, और कम एनर्जी का ही जो है वो यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको कॉमन मिलेंगे सारे के सारे रेप्लिकेशन के जो ओरिजिन होंगे वहां पे, चाहे कहीं भी। एक तो वहाँ शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, कुछ मल्टीमेरिक ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी जो कि डीएनए एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को लेके आएंगी, और जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा वो रिच होगा एडेनिन थायमिन बेस पेयर्स में, ताकि इजीली वहाँ पे मेल्टिंग हो सके और रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जा सके। फिर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो जानते हैं कि कौन कौन से, अब इसका हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है, बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, जान लिया। कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये भी जान लिया। अब देखिए कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए ए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए बी जो हेलिकेज भी कहलाता है, डीएनए सी यहाँ रहेगा, ठीक है, डीएनए सी एंड डीएनए जी जिसको हम प्राइमेज भी कहते हैं। इलोंगेशन और बाइंडिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स में किसका रोल रहेगा? डीएनए पॉलीमरेज का, अगेन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का भी रहेगा, टोपो आइसोमरेजेस का भी रहेगा, डीएनए लाइगेज का भी रहेगा। रिलीविंग सुपरकोइल्स, टोपो आइसोमरेजेस या डीएनए गायरेज हम उसको कहते हैं, टोपो आइसोमरेज 2 होता है वो, ठीक है। सुपरकोइल्स को रिलीव करने में काम करते हैं डीएनए गायरेज। टर्मिनेशन के लिए रहेंगे टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड डीएनए पॉलीमरेज 4 भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे डीएनए ए से। डीएनए ए का क्या काम है? ये बाइंड करता है, आपने पढ़ा था डीएनए ए जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे 2 शॉर्ट मोटिव्स होते हैं, एक 9 मर्ज का, 9 न्यूक्लियोटाइड का, एक 13 मर्ज का। डीएनए ए बाइंड करता है 9 मर्ज के साथ, मेल्ट करता है डीएनए को, कैसे? एडेनिन थायमिन बेस पेयर्स को ब्रेक करके, जिसकी वजह से डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो ओपन हो गया। अब वहां पे डीएनए बी आता है, डीएनए बी को ही हेलिकेज एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक। अब ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क एक बनता है, उस वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, उस रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करने का काम होता है हेलिकेज एंजाइम का। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, लास्ट में आपको डायग्रामेटिकली भी मैंने बताया है कि किस तरह से हर एंजाइम काम करेगा। ओके, तो इट ओपन्स अप द डुप्लेक्स एट द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको ओपन करेगा रेप्लिकेशन फॉर्क के पास, ठीक, और डबल स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अनवाइंडिंग का काम जो है वो हेलिकेज एंजाइम करेगा। इसके एक्शन के लिए, काम के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, और डीएनए जो अनवाइंडिंग करता है वो यूजुअली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अनवाइंडिंग कर रहा, मतलब अपना इसका काम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है। डीएनए जी को प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं, और ये जो है एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है। जब हमारा डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, हेलिक्स का मतलब जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो गए,
हेलिकेज ने उनको अलग कर दिया, तो उसके बाद प्राइमेस एंजाइम जो है, डीएनए जी जो है, वो एक छोटा सा आरएनए प्राइमर रिक्रूट करेगा ताकि उससे आगे डीएनए चेन की इलोंगेशन की जा सके। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होगा? जब रेप्लिकेशन हो रही है, जो अभी ताज़ा ताज़ा जिन डीएनए को सेपरेट करेगा, जिन डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा हेलिकेज, उन स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने का काम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का। देखिए, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द न्यूली सेपरेटेड इंडिविजुअल डीएनए स्ट्रैंड्स, keeping the strand separated by holding them in place so that each strand can serve as a template for new DNA synthesis। आपको समझ आया कि दो को अलग किया, मतलब आपके दो दोस्त थे, एक साथ थे, ठीक है, लड़ाई मतलब दो लोग लड़ाई कर रहे थे, यूं समझ लीजिए, ठीक है, वो लड़ाई ना करें, ठीक, तो उसके लिए एक तरफ से भी उनको खींचा जाएगा, दूसरी तरफ से भी उनको खींचा जाएगा। उसी तरह से जो हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है, उसमें बड़ा प्रेम है, दोनों स्ट्रैंड्स में वो जुड़े रहते हैं, वो फिर से ना जुड़ जाएं, इसके लिए वहाँ पे बिल्कुल ऐसे उनको होल्ड करके रखा जाता है। उनको वो होल्ड करने का काम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स करती हैं, ताकि दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो एक टेम्पलेट की तरह काम करें और दोनों ही स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए को सिंथेसाइज किया जा सके। अब टोपो आइसोमरेसिस क्या करते हैं? टोपो आइसोमरेसिस का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। अनवाइंडेज का जो हेलिकेज का काम है, हेलिकेज का काम है बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, लेकिन टोपो आइसोमरेज का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। जो बहुत कॉइलिंग हमको देखने को मिलती है डीएनए में, उस कॉइलिंग को रिमूव कैसे किया जा सकता है? अगर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो कॉइलिंग रिलीफ होगी। टोपो आइसोमरेज का जो फंक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है उसको हम हटा देंगे तो वापस जैसे पहली चीज थी वैसे ही हो जाएगी। टोपो आइसोमरेज जो है वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला आता है टाइप 1 टोपो आइसोमरेजेस। ये जो टोपो आइसोमरेजेस हैं ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक काउज करते हैं। मतलब अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है सुपर कॉइलिंग वाला, मैंने कहा था कि ये एक ही कॉइल को सही कर सकता है। सिंगल स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड में ब्रेक करेगा और एक ही कॉइल को सही कर पाएगा, ठीक। फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। टाइप 1A जो क्या करता है, दैट फॉर्म अ कोवेलेंट, यहाँ पे कोवेलेंट होगा, that forms a covalent intermediate with the 5' end of DNA। और टाइप 2 होते हैं जो कोवेलेंट इंटरमीडिएट बनाता है 3' end of DNA के साथ। टाइप 1 आइसोमरेजेस दो टाइप के हैं फर्दर, टाइप 1A और टाइप 1B होगा। अगेन यहाँ टाइप 2B नहीं है, ये टाइप 1B है। ये करेक्ट करिए, दिस इज नॉट टाइप 2B, दिस इज टाइप 1B। फर्दर दो टाइप के हैं टाइप 1 आइसोमरेजेस, टाइप 1A एंड टाइप 1B। टाइप 1A कोवेलेंट इंटरमीडिएट 5' एंड ऑफ डीएनए से बनाएगा, टाइप 1B कोवेलेंट इंटरमीडिएट 3' एंड ऑफ डीएनए से बनाएगा। ये जो एंजाइम्स हैं ये रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिवली सुपरकोइल डीएनए का, ठीक, कैटिनेशन डीकैटिनेशन कर सकते हैं। समझते हैं आप कैटिनेशन डीकैटिनेशन? जैसे कार्बन 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 बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, इस तरह की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक। नॉटिंग एंड अननॉटिंग गांठें जो बनती हैं डीएनए में, ठीक, तो रिलैक्सेशन कर सकता है, कैटिनेशन डीकैटिनेशन कर सकता है, नॉटिंग एंड अननॉटिंग कर सकता है टाइप 1 टोपो आइसोमरेज। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 2 टोपो आइसोमरेज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमरेज प्रोड्यूस करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक और एक टाइम पे दो सुपर कॉइल्स को हटा पाएगा, दो कॉइल्स को हटा पाता है, टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। इसी को डीएनए गाइरेज भी कहा जाता है। आई शुड हैव हाईलाइटेड इट। टोपो आइसोमरेज जो टाइप 2 टोपो आइसोमरेज है वही डीएनए गाइरेज है, और ये जरूरी होता है अगेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसमें भी दो यूनिट्स होती हैं, चाहे टाइप 1 टाइप 2 मतलब टाइप 2A टाइप 2B ले लो या गाइरेज A गाइरेज B ले लो। गाइरेज A का काम है डीएनए को कट करके रीजॉइन करना,
जबकि जो गायरेज बी है वो इस काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द आईटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस में भी दो आपको मिल रहे हैं, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज 1 एंड टाइप 2 बी। टाइप 2 ए को ही हम गायरेज ए कहेंगे, टाइप 2 बी को ही हम गायरेज बी कहेंगे। डीएनए को कट और रिजॉइन करने का काम है गायरेज ए का, और बी का है उस काम के लिए एनर्जी लाना। अब इस एंजाइम को टोपोआइसोमरेज 2 जो है, इट कैन बी इनहिबिटेड बाय द क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स, जैसे कि नल्डिजिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि नॉरफ्लोजेसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ओके, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो देन इग्नोर इट। ओके, विच बाइंड्स टू गायरेज ए। अब ये दोनों जो है नॉरफ्लक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन जो हैं वो बाइंड करते हैं गायरेज ए प्रोटीन के साथ, और जो नोवोबायोसिन वो इनहिबिट करता है गायरेज बी को। अब गायरेज ए का मतलब नॉरफ्लॉक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो गायरेज ए के साथ अगर बाइंड करके उसको इनहिबिट कर रहा है तो गायरेज ए तो कट ही नहीं कर पाएगा और डीएनए को रिजॉइन भी नहीं कर पाएगा, तो नहीं काम करेगा टोपोआइसोमरेज। वहीं अगर नोवोबायोसिन जो है वो गायरेज बी को इनहिबिट करता है तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तो गायरेज ए अपना काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स जो हैं ये इनहिबिट कर सकते हैं टोपोआइसोमरेजेस को। याद रखिएगा कौन सा गायरेज ए को करेगा, कौन सा गायरेज बी को करेगा। ये भी रिलैक्सेशन, सुपरकॉइलिंग, कैटिनेशन, डिकैटिनेशन, नॉटिंग, अननॉटिंग, इन सारे प्रोसेसेस को करवा सकता है। These topoisomerases they can change the linking number of DNA. Definitely linking number के बारे में जानकारी नहीं है तो पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए को चेंज कर सकते हैं टोपोआइसोमरेजेस। टाइप 1A जो है वो चेंज कर सकता है लिंकिंग नंबर को बाय 1। टाइप 1B जो है वो किसी भी इंटीजर से चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप 2A हो या B हो वो लिंकिंग नंबर को बाय 2 ही चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एंजाइम आता है वो आता है डीएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं भूलिएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है, हमारा मेन एंजाइम वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज समझ के मेन एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। दो टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एक होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है मतलब वो डीएनए से ही देख के डीएनए की नई कॉपी बनाएगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है मतलब बनेगा तो डीएनए लेकिन बनेगा आरएनए से। अब आप जानते हैं डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए का बनना क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एग्जैक्टली क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 5 टाइप की पॉलीमरेजेस हमें एशेरिशिया कोलाई में देखने को मिलते हैं जो कि हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे आपको इनका काम भी पता चल जाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक ही सब यूनिट होता है। ठीक, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखने वाला ये इकलौता एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया था कोरेनबर्ग ने किया था और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास, लेकिन प्रोसेसिविटी जो है कितना बना पाएगा वो बहुत लो है, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स को फटाफट से ये रेप्लिकेट कर पाएगा वो इसकी प्रोसेसिविटी जो है वो लो है। फंक्शन है डीएनए रिपेयर का और प्राइमर को रिमूव करने का। प्राइमर एक बार जुड़ेगा फिर हटेगा भी तो प्राइमर को रिमूव करने का काम भी किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 2 में सब यूनिट एक ही है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है 5' to 3' इसके पास नहीं है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये एरर प्रोन होता है, गलतियां नहीं करता है। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे डीएनए गलतियां नहीं करता है, ये काम बहुत ज़्यादा नहीं करता है, कम काम करता है लेकिन बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास, और अगर होती ना
तो क्या करता, ये भी अपनी पूरी गलतियां, अगर पीछे कोई गलती हो गई है तो उसको सही कर लेता, आगे कोई गलती हो रही है उसको सही कर लेता। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 2 उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, हालांकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। प्रोसेसिविटी इसकी भी लो है, डीएनए रिपेयर में ये काम कर सकता है। सबसे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। क्यों मैम, इससे अच्छा तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो सही से काम करता है। लेकिन देखिए इसमें सब यूनिट्स हैं 10, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। अब बोलेंगे ना डीएनए पॉलीमरेज तो ज्यादा अच्छा है, तो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम उसको बना दो ना। जैसे तुम्हारी टीम में कोई प्लेयर ज्यादा अच्छा है उसको कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि कौन सबसे ज्यादा काम करेगा। सबसे ज्यादा काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब देखिए आप खेल रहे हैं, चाहे कोई पहले किसी में कुछ कमी भी है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा खेल पा रहा है, तो काम किसने किया, जिसने बहुत अच्छा खेल पाया वो, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है और इसीलिए ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कहलाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 में मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 4 का सब यूनिट के बारे में नॉट वेरी श्योर, मोस्ट प्रोबेबली बोथ ऑफ दीज आर हैविंग वन सब यूनिट, और इनमें ना तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है दोनों में, ना डीएनए पॉलीमरेज 4 में जिसको डिन भी कहते हैं, ना डीएनए पॉलीमरेज 5 होगा। भाई यहाँ पे 6 कहाँ से कर दिया है, कितना कुछ गलत कर देते हैं, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 5 है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे बोलने पे भरोसा रखना है, फिर उसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 5 जो है इसमें ना तो आपको कोई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलेगी, खास बात ही दोनों की ये होती है। बाकी सब में आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 हैं उनमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं होती है। मतलब ये कुछ काम सही से कर ही नहीं सकते हैं, प्रोसेसिविटी तो लो ही लो है, तो ये क्या काम करेंगे, ये डैमेज डीएनए को ही रेप्लिकेट कर देंगे। लो इतनी गलतियां करते हैं कि डैमेज डीएनए को ही रेप्लिकेट कर लेंगे, ट्रांसलेशन सिंथेसिस कर लेंगे। ट्रांसलेशन सिंथेसिस का मतलब ही है कि डैमेज डीएनए की रेप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें खास बात जिसके बारे में जाननी है, जिसको हमें डिटेल पढ़ना है, वो है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3। 10 सब यूनिट कंप्लीट करो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ओके, अल्फा बीटा ये होता है गामा, है ना। फिर आपके पास ये एप्सिलिन है, ये थीटा है, और प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन हो रही है उसको थीटा रेप्लिकेशन ही बोला जाता है, ठीक है। फिर ये आपके पास आ गया डेल्टा, ठीक है। ये आपके पास आ गया छोटा वाला डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उल्टा एप्सिलिन की तरह भी इसको लिखा जाता है। ये आ गया आपके पास क्या, साई, और ये आ गया आपके पास खाए। खाए चाय तुम तो नहीं, तुम बोलते हो उसको, है ना, CHI, खाए, खाए बोला जाता है इसको, ठीक। तो देखिए ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। ध्यान से देखिएगा, जो बीटा दो की जो आपके पास डाइमर है वो क्लैंप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, क्लैंप। लेकिन क्लैंप लोडर की तरह काम करेगा ये गामा कॉम्प्लेक्स। गामा कॉम्प्लेक्स में 5 सब यूनिट्स होती हैं। दीज 5 सब यूनिट्स आर इन गामा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। तो ये गामा कॉम्प्लेक्स है। जो आपका कोर एंजाइम है वो बनता है अल्फा थीटा एप्सिलिन से। कोर पॉलीमरेज जिसमें मेन कैटालिटिक एक्टिविटी है वो है अल्फा थीटा एप्सिलिन। अल्फा थीटा एप्सिलिन, रिवाइज करो मेरे साथ, अल्फा थीटा एप्सिलिन, अल्फा थीटा एप्सिलिन। कोर पॉलीमरेज एंजाइम इन डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अल्फा थीटा एप्सिलिन। और बीटा जो सबयूनिट्स हैं वो क्लैंप हैं, और गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लैंप लोडर है। क्लियर। ये क्या है मैम, पॉलीमरेज 3 एस्टेरिक साइन बना है। जहां पे बीटा सब यूनिट नहीं होती वहां पे पॉलीमरेज 3 को इस तरह से लिखा जाता है। तो जो कोर पॉलीमरेज है जिसमें ये अल्फा सब यूनिट है, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। और जो एप्सिलिन है, एप्सिलिन के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस हो एक्टिविटी होती है। आपने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज 3 में कहीं आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और थीटा जो है वो प्री प्रूफ रीडिंग को एनहांस करता है। गामा कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने जान लिया कि ये एक्ट करता है एज ए क्लैंप
लोडर। ध्यान से देख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज 3 को पसंद आया या नहीं आया? नहीं आया तो पढ़ लीजिए कि अल्फा थीटा एप्सिलिन कोर एंजाइम है, बीटा जो है वो क्लैम्प फॉर्म करता है, और पर लेकिन क्लैम्प जो लोडर है वो गामा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको साई काई गामा डेल्टा डेल्टा डैश देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अब लास्ट में ये देखते हैं पिक्चर, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या क्या है। ठीक है, पहले तो आपका टोपो आइसोमरेज जो है, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है डीएनए, इसको सीधा करेगा, ऐसे सीधा करेगा। ठीक है, टोपो आइसोमरेज ने सुपर कोइल्स को हटाया। ठीक है, फिर आपका हेलिकेज आएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, फटाफट से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, टक 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 करके क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। हाँ जी मैम, तोड़ रहा है, समझ गए। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने क्या किया? इन्होंने पकड़ लिया दोनों तरफ से, एक स्ट्रैंड को एक तरफ से, दूसरे स्ट्रैंड को दूसरी तरफ से पकड़ लिया। ठीक है, बोला कि तुमको जुड़ने नहीं देंगे, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, जुड़ोगे तो तुम काम खराब कर दोगे, दूसरी कॉपी नहीं बनने दोगे। हेलिकेज अपना तोड़ रहा है, टोपो आइसोमरेज अपना सुपर कॉइल्स हटा रहा है, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो पकड़ के रखे हैं दोनों स्ट्रैंड्स को। फिर अब क्या आएगा? अब भाई ये आपका ये पॉलीमरेज डेल्टा, यहाँ पे मत सोचना ये यूकैरियोटिक का आपको एग्जैक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आएगा आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, डीएनए प्राइमेज, ये आ गया डीएनए प्राइमेज। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था इसको प्रोकैरियोट्स में? डीएनए जी आएगा, डीएनए प्राइमर रिक्रूट हो गया। अब आपका बनना शुरू होगा क्या? डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। एक है लीडिंग स्ट्रैंड जिसपे कॉन्टिन्यूसली बनेगा, एक बनेगा डिसकॉन्टिन्यूसली। डिसकॉन्टिन्यूस जब बनेगा डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देगा। ठीक है, टर्मिनेशन कब हो जाएगी? जब आपका टीयूएस आ जाएगा, तब क्या हो जाती है? प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन हो जाती है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में कट के बनेगा तो हो जाता है सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है रेप्लिकेशन। अब टोपो आइसोमरेज का काम समझ आया, हेलिकेज का आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का आ गया, है ना। डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं आपके वो इलॉन्गेशन का काम करेंगे, डीएनए प्राइमेज जो है वो प्राइमर लगवाएगा। ठीक, क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो बस अगला लेक्चर का वेट करिए, हम पूरा मैकेनिज्म उसमें पढ़ लेंगे और उसके साथ ही हम फिर डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू ट्रांसक्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल रहे हैं वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए।